नमस्कार साथियों, हिंदी विषय की इस ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज की इस क्लास में हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा समास। देखिए, एग्जाम में समास पे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो 2-3 प्रकार से पूछे जा सकते हैं। ये प्रकार होता है कि आपको क्वेश्चन दे दिया जाए, उसमें कुछ पद हो, उसमें समास का नाम पूछ लिया जाएगा। यह क्वेश्चन का टाइप ये हो सकता है कि आपको समस्त पद दे दिया जाए, उसका समास वगैरह पूछ सकते हैं। यह क्वेश्चन का टाइप ये हो सकता है कि समास विज्ञा दे दिया जाए, आपको समस्त पद पूछ लिया जाए। तो इन सभी टाइपों पर आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। एक बात मैं आपसे जरूर कहना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे और दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक समास। समास का पहले अर्थ जान लेते हैं। समास का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है संक्षेप, यानी शॉर्ट। संक्षेप में लिखने का भी हम क्या कहते हैं? समास। इसकी डेफिनेशन क्या होगी कि जब दो या दो से अधिक पद, कितने पद हों? दो या दो से ज्यादा हों, और वो अपने बीच की विभक्ति को छोड़कर, जो उनके बीच में विभक्ति होती है उसे छोड़ करके आपस में मिल जाते हैं, तो उनके इस मेल से जो शब्द बनता है उसे क्या कहते हैं? समास कहते हैं। उनका ये जो मेल होता है उसे क्या कहते हैं? समास कहते हैं। उनकी विभक्ति के लोप होने के बाद दो शब्द जब मिल जाते हैं, दो पद जब मिल जाते हैं, तो उनके इस मेल को हम क्या कहेंगे? समास। समास में दो चीज होती हैं, एक तो होता है समस्त पद या सामासिक पद, और दूसरा होता है समास विग्रह। दोनों को जानेंगे। पहले समस्त पद। समास के नियमों से जो शब्द बनता है उस शब्द को हम समस्त पद कहते हैं या सामासिक पद भी कहते हैं। हम इसकी बार बार चर्चा करेंगे जब डेफिनेशन आएंगी समास के जो प्रकार हैं इनकी, तो इसकी बार बार चर्चा होगी, समस्त पद या सामासिक पद, इस तरीके से। तो पहले जान लेते हैं क्या होता है ये, कि समास के नियमों से जो शब्द बनता है उसे क्या कहते हैं? समस्त पद कहते हैं या सामासिक पद कहते हैं। जैसे राजकुमार, तो ये संयुक्त रूप से है एक पद, ये क्या है? समस्त पद बोल सकते हैं या सामासिक पद बोल सकते हैं इसे। दूसरा जो है कि सामासिक पद को विखंडित करने की जो प्रक्रिया है उसे क्या कहते हैं? समास विग्रह कहते हैं या विग्रह कहते हैं। जैसे राजकुमार है, और राजकुमार को विखंडित करें हम तो इससे बन सकता है राजा का कुमार, बीच में विभक्ति आ रही है इसमें। तो इस तरीके से राजकुमार का विखंडित रूप या समास विग्रह हो जाएगा राजा का कुमार। ये तो हो गया इसका विग्रह रूप, समास विग्रह बोल सकते हैं इसे। और ये जो राजकुमार लिख रहा है इसे हम बोल सकते हैं समस्त पद या सामासिक पद। ठीक है। समास के जो प्रकार हैं, इन्हीं आधारों पर समास के 6 प्रकार हैं। 6 प्रकार कौन कौन से हैं? सबसे पहला होता है अव्ययीभाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, और छठा होता है बहुव्रीहि समास। आपको जो मैंने ये क्रम लिखवाया है इसी क्रम में याद रखने हैं, और इसे याद करने के लिए, इन समासों को याद करने के लिए मैंने एक बड़ी अच्छी सी ट्रिक बनाई है। पहले हम इन्हें विस्तार से जान लेते हैं, फिर इन्हें याद करने के लिए इस ट्रिक के बारे में भी जान लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला समास अव्ययीभाव समास। ये अव्ययीभाव समास जो है इसे जानेंगे पहले। तो अव्ययीभाव समास जो है वो ये है कि जिस समास में प्रथम पद प्रधान होता है। देखो ये चीज यहाँ पे नोटिस करने वाली है, इस पे क्वेश्चन कई बार देखा गया एग्जाम में कि अव्ययीभाव समास में कौन सा पद प्रधान होता है, आपसे पूछ लिया जाता है, या पूछा जाता है कि जिस समास में पहला पद प्रधान होता है उसे क्या कहते हैं। तो इस पर भी आपके क्वेश्चन बन जाते हैं। तो जिस समास में प्रथम पद प्रधान होता है तथा समस्त पद, अभी हमने बात की थी समस्त पद क्या होता है? सामासिक नियमों से दो पदों के मिलने से जो बनता है वो क्या कहलाता है? समस्त पद। समस्त पद किसका कार्य करता है? अव्यय का कार्य करता है इसमें, तो उसे क्या कहते हैं? अव्ययीभाव समास कहते हैं। ये चीज इंपॉर्टेंट है, पहला पद प्रधान होता है और समस्त पद जो होता है वो किसका कार्य करता है? अव्यय का कार्य करता है। जैसे इसके एग्जाम्पल ले सकते हैं, प्रतिदिन, प्रतिदिन
इसका मीन्स क्या हो जाएगा, प्रत्येक दिन। अब देखो यहां पे इसे तो कहेंगे समस्त पद, सामासिक पद भी बोल सकते हैं इसे, और इसे क्या कहेंगे, विग्रह रूप या समास विग्रह। ठीक है, और भी एग्जांपल ले सकते हैं इसके। ये यथा वाले सब इसी में आते हैं, यथाशक्ति, यथासंभव। यथाशक्ति का मतलब क्या होता है, शक्ति के अनुसार। ठीक है, और एग्जांपल ले सकते हैं इसके, हाथों हाथ। देखो इसमें भी अव्ययभाव होता है, यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें कैसे हो सकता है। तो हाथों हाथ जो है इसमें अव्ययभाव समास होगा। इसका अर्थ होता है हाथ ही हाथ से, हाथ ही हाथ में या हाथ ही हाथ से। ठीक है, और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं इसके, जैसे कि बखूबी। क्या अर्थ हो सकता है इसका, आप ही बता दीजिए। समास विग्रह क्या हो जाएगा इसका, खूबी के साथ। ठीक है, और इसका जो एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे हाथों हाथ है, ऐसे ही रातों रात हो सकता है। रातों रात का मतलब रात ही रात में। ठीक है, और हो सकता है इसका दिनों दिन, दिनों दिन। और हो सकता है इसका आजन्म, और हो सकता है इसका भरपेट, और हो सकता है इसका सकल। बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। आपको सिर्फ क्या ध्यान देना है यहाँ पर कि इसमें पहला पद प्रधान होता है और उसका जो समस्त पद होता है यानी सामासिक पद जो होता है वो किसका कार्य करता है, अव्यय का कार्य करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो समास है वो है तत्पुरुष समास। तो इसमें क्या है कि जिस समास में बाद का अथवा उत्तर पद प्रधान होता है उसे क्या कहते हैं, तत्पुरुष समास। अभी अव्ययभाव समास में हमने पढ़ा था कि प्रथम पद प्रधान होता है। देखिए समास विग्रह में जो पहला पद होता है उसे कहते हैं प्रथम पद, और जो बाद का पद होता है उसे कहते हैं उत्तर पद। तो जिस समास में बाद का या उत्तर पद प्रधान होता है और पदों के बीच का कारक चिन्ह लुप्त हो जाता है, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर कौन सा चिन्ह लुप्त हो जाता है, कारक चिन्ह, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। ये कारक चिन्ह के आधार पर ही तत्पुरुष समास के प्रकार भी बताए गए हैं। तो हमने इससे पहले कारक पढ़ चुके हैं, अभी तक आपने कारकों को नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाकर के आप कारक वाली क्लास देख सकते हैं। कारक 8 होते हैं, कौन कौन से, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, कर्ता कर्म करण संप्रदान, अधिकरण, कर्ता कर्म संप्रदान अधिकरण, अपादान। इसे पहले लिख लेते हैं, अपादान, फिर संबंध, फिर अधिकरण, ये इसी क्रम में याद रहते हैं ना। और फिर लास्ट वाला कौन सा होता है, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान को के लिए अपादान से संबंध काकी के रारी नानी ने अधिकरण में यहाँ पर, और संबोधन होता है एक हे अरे करके। ये 8 कारक पढ़े हैं हमने, लेकिन यहाँ पे जो तत्पुरुष समास में जो कारकों के आधार पर इसके प्रकार पढ़ने हैं, यहाँ पर हमें 6 ही कारकों के आधार पर पढ़ने हैं। कर्ता के आधार पर कोई तत्पुरुष समास नहीं होता है और संबोधन के आधार पर नहीं होता है, तो एक ऊपर से हटा देते हैं और एक नीचे से। 6 प्रकार जो बचते हैं वो तत्पुरुष समास के 6 प्रकार हैं। ठीक है, पहला होता है कर्म तत्पुरुष, दूसरा होता है करण तत्पुरुष, तीसरा होता है संप्रदान तत्पुरुष,
अगला होता है अपादान तत्पुरुष, अगला होता है संबंध तत्पुरुष, और अगला होता है अधिकरण तत्पुरुष। समास सब में लगी जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ये क्या हो जाते हैं, तत्पुरुष समास के प्रकार हो जाते हैं। कितने हैं ये? 6। किस प्रकार से लिखे हैं हमने, ये आपके समझ में आ गया। कारकों में से ऊपर वाला नीचे वाला हटा देंगे तो जो बचेगा वो क्या बचेगा, 6 प्रकार बच जाते हैं तत्पुरुष समास के। अब इन्हें एक एक एग्जाम्पल के माध्यम से जान लेते हैं। देखिए बहुत ही सिंपल है, अगर कारक पढ़ लिए हैं तो इसे पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है, और नहीं पढ़े हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आइए जान लेते हैं। कर्म का जो कारक चिन्ह होता है, कर्म कारक का, वो क्या होता है, कर्ता ने कर्म को, कर्म के लिए को होता है ना, तो वही आएगा इसमें। जैसे हितकारी, ये सामासिक पद हो गया। इसका विग्रह करेंगे तो इसका सामासिक विग्रह क्या होगा, हित को करने वाला, हित को करने वाला। अगला जो प्रकार है तत्पुरुष समास का, वो है करण तत्पुरुष। करण का जो चिन्ह होता है, कारक चिन्ह, वो क्या होता है, से या के द्वारा। यही यहां पर प्रयोग होगा। जैसे हम लिखते हैं तुलसी कृत, तुलसी कृत, क्या अर्थ होगा इसका, क्या विग्रह होगा इसका, तुलसी, तुलसी के द्वारा कृत या तुलसी के द्वारा रचित, ठीक है, क्लियर। अगला जो है संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान का चिन्ह क्या होता है, संप्रदान का जो चिन्ह होता है वो क्या होता है, करण से के द्वारा संप्रदान का होता है को या के लिए, को या के लिए, यही यहाँ पर प्रयोग करेंगे, कारक ही प्रयोग करना है वही। इसका एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे रसोई घर, रसोई घर, इसका सामासिक विग्रह करेंगे तो क्या होगा, रसोई के लिए घर। तो यहाँ पे के लिए जो कारक चिन्ह है वो क्या प्रयोग, क्या प्रदर्शित कर रहा है, संप्रदान तत्पुरुष। ऐसे ही यहाँ पे के द्वारा, और यहाँ पे ये को कर्म को दर्शा रहा है, के द्वारा करण को दर्शा रहा है, और के लिए दर्शा रहा है संप्रदान को। अगला आता है अपादान तत्पुरुष। अपादान क्या है, अपादान का जो चिन्ह होता है वो होता है से, और इसमें अलग होने का भाव होता है। आप पढ़ चुके हैं, जैसे कि पत्ता पेड़ से गिरा तो अलग हो रहा है उससे, तो अलग होने का भाव होता है अपादान में। तो इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं अपादान का, जैसे कि सेवानिवृत्त, सेवानिवृत्त, क्या मतलब होगा इसका, सेवा से निवृत्त। यहाँ पे जो से शब्द आ रहा है ये क्या दर्शा रहा है, अलग होने का भाव दर्शा रहा है, यानी सेवा से अलग हो गया वो, उसकी सेवा नहीं ली जा रही, सेवानिवृत्त हो गया वो। अगला है संबंध तत्पुरुष। संबंध का कारक चिन्ह होता है काकी के रारी रे, इस तरीके से। तो इसका एग्जाम्पल के माध्यम से हम ले सकते हैं, जैसे कन्या दान, तो क्या अर्थ हो जाएगा इसका, कन्या का दान। तो यहाँ पे का जो कारक चिन्ह है वो क्या दर्शा रहा है, संबंध तत्पुरुष को दर्शा रहा है। ऐसे ही अधिकरण, अधिकरण का जो कारक चिन्ह होता है वो क्या होता है, में या पर होता है। अधिकरण क्या होता है, में या पर। जैसे हम लिखें नर श्रेष्ठ, तो इसका क्या मतलब होगा कि नरों में श्रेष्ठ, ठीक है। इस तरीके से जो कारक चिन्ह अगर हमें पता है तो बड़ी आसानी से हम 6 प्रकार इसके याद रख सकते हैं। नहीं पता है तो भी मैंने आपको बता दिया है, इस तरीके से बड़ी ही आसानी से इन्हें याद रखा जा सकता है। इसका जो अगला प्रकार है समास का वो है
अगला प्रकार है इसका कर्मधारय समास। कर्मधारय समास क्या कहता है कि जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो। अव्ययभाव समास में हमने पढ़ा था प्रथम पद प्रधान होता है, तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है और कर्मधारय समास में भी उत्तर पद प्रधान होता है। और यहाँ पे खास बात होती है कि पूर्व पद और उत्तर पद में क्या होता है, उपमान उपमेय का संबंध होता है या विशेषण विशेष्य संबंध होता है। ये क्वेश्चन कई बार वैसे अलग से पूछ लिया गया है समास में न पूछ करके अलग से कि किस समास में विशेषण विशेष्य संबंध होता है। उदाहरण देख करके आपको डायरेक्ट ही ऐसे पूछ लेते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि कौन से समास में होता है विशेषण विशेष संबंध, कर्मधारय समास में। एक उपमान उपमेय भी बोल सकते हैं इसे या विशेषण विशेष भी बोल सकते हैं। तो समस्त पद का कौन सा पद प्रधान होता है, एक तो ये ध्यान रखना है उत्तर पद प्रधान होता है, और पूर्व पद और उत्तर पद में उपमान उपमेय या विशेषण विशेष्य संबंध हो तो उसे क्या कहते हैं, कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे कि कमल नयन, तो कमल के समान नयन यानी नयन की विशेषता बता रहा है कि ये कमल है, तो ये तो हो गया विशेषण और ये हो गया विशेष्य। ऐसे ही नील कमल, नीला है कमल, जो कमल की विशेषता क्या है कि वो नीला है, तो यहाँ पर भी विशेषण विशेष संबंध है, यानी यहाँ पर भी क्या है, कर्मधारय समास है। और भी ले सकते हैं जैसे महात्मा, महान है आत्मा जो, या महान है जो आत्मा, तो आत्मा की विशेषता क्या है यहाँ पर कि वो महान है। कैसा संबंध है, विशेषण विशेष संबंध है, तो कौन सा समास है, कर्मधारय समास है। परमेश्वर ले सकते हैं इसका एग्जाम्पल, परमेश्वर क्या अर्थ होगा इसका, परम है ईश्वर जो, परम है ईश्वर जो, ईश्वर की विशेषता क्या है कि वो परम है, तो यहाँ पर भी यही संबंध हो रहा है। और जैसे सन्मार्ग, इसका अर्थ क्या होगा, सत्य है जो मार्ग या सत्य है मार्ग जो, तो यहाँ पे कौन से समास बन रहा है, कर्मधारय समास। ठीक है। अगला जो प्रकार है समास का वो होता है, वो है द्विगु समास। द्विगु समास क्या कहता है कि जिस समास में प्रथम पद संख्यावाची हो, यानी पहला पद कैसा हो, संख्यावाची हो, संख्या प्रकट हो रही हो जिससे, और उससे समूह का बोध हो, ग्रुप भी बनना चाहिए, उससे उसका बोध होना चाहिए, तो ऐसे समास को क्या कहते हैं, द्विगु समास कहते हैं। इसमें एक खासियत और होती है कि इसमें अर्थ की दृष्टि से जो द्वितीय पद होता है वो प्रधान होता है। ठीक है, बहुत सारी जगह आपको नहीं लिखा मिलेगा, बस इतना ही लिख देते हैं कि जैसे समास में पहला पद संख्यावाची हो और उससे समूह का बोध हो तो समास कहलाता है। लेकिन यहाँ पे ये भी होता है कि इसमें अर्थ की दृष्टि से दूसरा पद जो होता है वो प्रधान होता है। जैसे द्विवेद, द्वि माने दो और वेद माने वेद, यानी दो वेदों का समूह जो होगा उसे हम क्या कहेंगे, द्विवेद। दूसरी बात, इसमें समूह का बोध हो रहा है हर एक में। देखें, त्रिभुवन, त्रि माने तीन और भुवनों का समाहार। ऐसे पंचवटी, पंच माने पांच और बटी माने बटों के समूह वाली। ठीक है, ऐसे ही पंचरत्न, पंच माने पांच और रत्न माने रत्नों के समूह वाला। उसी प्रकार नवग्रह, नव माने नौ और ग्रहों के समाहार वाला। यहाँ पे दो शब्द होते हैं, एक तो ये होता है ग्रह और एक ये होता है ग्रह। ये तो ग्रह ये वाला ग्रह घर के लिए यूज किया जाता है, होम या घर, और ये वाला ग्रह यूज किया जाता है प्लेनेट के लिए, ग्रह। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, यहाँ पर ये वाला ग्रह आएगा। 9 ग्रह होते हैं ना हमारे ब्रह्मांड में, तो अब 8 माने गए, खैर वो हमारा विषय नहीं है यहाँ पर, अब 8 मानते हैं। तो ग्रह कौन सा है, ये वाला है। कौन सा समास हो गया ये, द्विगु समास। अगला जो समास है, अगला जो समास है वो है द्वंद्व समास। इस समास में क्या होता है कि इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, प्रथम पद
और उत्तर पद दोनों ही पद प्रधान होते हैं। और जब उसका विग्रह किया जाता है तो विग्रह करने पर उसमें या तो और आता है या अथवा या एवं, इनमें से कोई भी शब्द लगता है तो उसे क्या कहते हैं, द्वंद्व समास कहते हैं। पहली बात है कि दोनों पद प्रधान होते हैं। दूसरी बात, विग्रह करने पर उसमें इनमें से कोई भी शब्द लगता है, वो क्या होता है, द्वंद्व समास। जैसे हम लिखते हैं राम लक्ष्मण, राम लक्ष्मण, दोनों ही पद प्रधान हैं यहाँ पर। इसका विग्रह करेंगे तो राम और लक्ष्मण, ठीक है। और लिख सकते हैं जैसे देश विदेश, देश विदेश, इसका विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, देश और विदेश। मोस्टली और शब्द ही आता है, ज्यादा, सबसे ज्यादा आता है देश और विदेश। ऐसे ही धर्माधर्म, और देखो यहाँ पे एक ही शब्द में मिला के लिख देते हैं ऐसे, तो कंफ्यूजन हो जाती है, यहाँ पे द्वंद्व समास है या दो शब्द बन रहे हैं, यहाँ पे नहीं। तो यहाँ पे बिल्कुल निसंदेह यहाँ पे द्वंद्व समास है। इसका विग्रह करने पर यह आएगा धर्म और अधर्म, इसे मिलाकर के क्या लिख देते हैं, धर्माधर्म, धर्म और अधर्म को। ऐसे शब्द आजकल ज्यादा पूछते हैं जिनमें कंफ्यूजन क्रिएट हो। माता पिता, तो माता और पिता। इसी प्रकार हरिशंकर, हरे शंकर, तो हरि और शंकर। एक और खास एग्जांपल लिखूंगा मैं इसका, जिसमें आपको देखना है पितरऊ। अब इस शब्द को देखने से यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि यहाँ पे द्वंद्व समास हो सकता है, लेकिन जब इसका विग्रह होता है पितरऊ का तो वो होता है माता और पिता। अब यहाँ से विग्रह करने पर हम बता सकते हैं कि बिल्कुल द्वंद्व समास है, लेकिन इससे नहीं बता सकते, तो इसे ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट हो जाता है ये परीक्षा की दृष्टि से। पितरऊ का अर्थ क्या होता है, माता और पिता, तो इसमें कौन सा समास हो जाएगा, द्वंद्व समास। अगला जो लास्ट बचता है वो है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में क्या होता है कि इस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता। पहली बात ध्यान रखनी है कि इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, और दूसरी बात, दोनों पद जो है वो मिलकर के किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। एक तो दोनों पदों में कोई पद प्रधान नहीं होता, और दोनों पद मिलकर के किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, तो वहां पे कौन सा होता है, बहुव्रीहि समास होता है। जैसे कि नीलकंठ, नीलकंठ का विग्रह करेंगे आप तो ये होगा कि नीला है, नीला है कंठ जिसका। अब नीलाकंठ किसका है, शिव जी का है, तो अर्थात शिव। तो ये पद मिलकर के किसकी ओर इशारा कर रहे हैं, किसी नए पद की ओर, तीसरे पद की ओर संकेत कर रहे हैं, वो कौन है, शिव। तो नीलकंठ का अर्थ क्या हो गया, शिव। तो यहाँ पे कौन सा समास होगा, बहुव्रीहि समास। इसी प्रकार वक्रतुंड, वक्रतुंड क्या मतलब है इसका, वक्र है, वक्र है, तुंड यानी मुख जिनका, किनका है मुख वक्र, अर्थात गणेश जी, ठीक है। यहां पर भी तीसरे पद की ओर संकेत कर रहे हैं, तो यहां पर भी कौन सा समास होगा, बहुव्रीहि समास होगा। जैसे हम लिख सकते हैं रेवती रमण, रेवती रमण, क्या अर्थ होता है इसका, रेवती के साथ, रेवती के साथ रमण करते हैं जो, रेवती के साथ रमण करते हैं जो, कौन करते हैं रेवती के साथ रमण, बलराम। तो ये किसकी ओर इशारा कर रहे हैं, बलराम की ओर। तो यहां पर भी कौन सा है, बहुव्रीहि समास। जैसे चक्रपाणी, मतलब चक्र है, चक्र है पाणी में जिसके, पाणी मीन्स हाथ,
किसके हाथ में होता है चक्र? किसके हाथ में होता है? विष्णु। तो यहाँ पे हमारा क्या पद बन जाएगा नया? विष्णु। पीतांबर। पीतांबर इसका मतलब होता है पीला है, पीला है वस्त्र जिनका, पीला है वस्त्र जिनका, पीला है वस्त्र जिनका अर्थात कौन है जिनका वस्त्र पीला है? पीतांबर श्री कृष्ण का है, तो श्री कृष्ण। ठीक है। पीतांबर के दो तरीके से अर्थ निकाल सकते हैं, एक तो ये है पीला है वस्त्र जिनका, और एक ये भी हो सकता है कि पीला है वस्त्र जो, पीला है वस्त्र जो। अब देखिए यहाँ पर पीला है वस्त्र जिनका, तो ये तीसरे पद को इशारा कर रहे हैं, श्री कृष्ण हैं। अगर ये कहें कि पीला है वस्त्र जो, यानी वस्त्र की विशेषता बता रहा है कि वो पीला है, तो यहाँ पे विशेषण विशेष संबंध हो गया। तो यहाँ पे कौन सा समास हो जाएगा? विशेषण विशेष संबंध किसमें होता है? कर्मधारय समास में। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया कर्मधारय समास और यहाँ पे हो गया बहुब्रीहि समास। तो कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास में पीतांबर में कंफ्यूजन रहता है, और ये डिपेंड करता है आपको ऑप्शन किस आधार पर दिए जा रहे हैं, कौन से ऑप्शन दिए जा रहे हैं, आपको उसी आधार से इसका अर्थ निकाल लेना है। फिलहाल के लिए यहाँ पर बहुब्रीहि समास में हम पढ़ रहे हैं इस एग्जाम्पल को, तो इसका अर्थ होगा पीला है वस्त्र जिनका अर्थात श्री कृष्ण। पद्मनाभ। पद्मनाभ। पद्मनाभ क्या अर्थ होगा इसका? पद्म है, पद्म है नाभि, नाभि में जिनके, कितने किन की नाभि में है पद्म? अर्थात विष्णु जी। ठीक है, तो इस तरीके के एग्जाम्पल मिलेंगे बहुब्रीहि समास में देखने के लिए आपको, और इसके एग्जाम्पल सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं बहुब्रीहि समास के, कि बहुब्रीहि समास के नीलकंठ पूछ लिया जाएगा, चंद्रशेखर भी पूछ लिया जाता है, चंद्रमा है शिखर पर जिसके अर्थात शिव जी। ठीक है, तो ये समास के 6 प्रकार हो जाते हैं। अब हम जो बात कर रहे थे कि एक ट्रिक के माध्यम से इन समास के 6 प्रकारों को किस प्रकार याद रख सकते हैं, तो वो मैंने एक ट्रिक बनाने का प्रयास किया है। इसमें वो ऐसे कर सकते हैं कि पहला हो गया अव्ययी भाव, दूसरा हो गया तत्पुरुष, तीसरा हो गया कर्मधारय, कर्मधारय अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, चौथा होता है द्विगु समास, पांचवा होता है द्वंद्व समास, और छठा होता है बहुब्रीहि समास। इन्हें एक शॉर्ट में नोट करें पहले तो अपने पास, कि इसमें जो है अव्यय होता है, पहला पद होता है और अव्यय होता है और प्रधान होता है, तो प्रथम लिख सकते हैं यहाँ पर। इसमें उत्तर पद प्रधान होता है, इसमें भी उत्तर पद प्रधान होता है, और द्विगु समास में इसमें अर्थ की दृष्टि से उत्तर पद प्रधान होता है, इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, और बहुब्रीहि समास में कोई पद प्रधान नहीं होता। ठीक है, इस तरीके से आप शॉर्ट में जरूर नोट करें अपने पास एक जगह, जिससे कि एग्जाम टाइम में जाते समय आपको 1 मिनट में ही पूरा उसे पढ़ सकें, बार बार पेज पलटने की आवश्यकता न पड़े। ये ट्रिक है उसकी, वो इस तरीके से याद रख सकते हैं कि अब तो कर्म दुई दुई बार, इससे हो गया अव्ययी भाव, इससे हो गया तत्पुरुष, इससे हो गया कर्मधारय, और इससे हो गया द्विगु, इससे हो गया द्वंद्व, और इससे हो गया बहुब्रीहि। पहली बार देखने पर कोई भी ट्रिक जो होती है वो अच्छी नहीं लगती, हंसी मजाक वाली ही लगती है, लेकिन उसे 2-4 बार पढ़ लेते हैं तो अच्छे से कंठस्थ हो जाती है, और पेपर टाइम पे यही हमारे काम आती है रिवाइज करने के लिए,
कि 6 में से कोई एक भूल गए, पता नहीं है वो कौन सा है, तो इसी ट्रिक के माध्यम से रिवाइज कर सकते हैं बड़ी आसानी से। ठीक है, आज की इस क्लास में इतना ही बस। एक बात और मैं आपसे कहना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे, दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।